ये आकाशवाणी है। आघात आज प्रस्तुत है श्री कुमार देशमुख के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक आघात। मेरी घरवाली को बचाओ, उन गुंडों से मेरी घरवाली को बचाओ, बचाओ मेरी घरवाली को। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? हे भगवान, अरे कोई है, बचाओ मेरी घरवाली को, बचाओ उन गुंडों से मेरी घरवाली को बचाओ, बचाओ मेरी घरवाली को। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, उन कार वालों को रोकिए, जल्दी जल्दी कीजिए। कौन लोग थे, कहाँ गए वो? ठीक ठीक बताओ। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम उन कार वालों को पकड़ो। वो गुंडे मेरी घरवाली को उठाकर ले गए, पकड़ो उन्हें जल्दी जल्दी। बाबा पहले जरा शांत हो जाओ, फिर हमें साफ साफ बताओ सब कुछ। वक्त क्यों बर्बाद करते हो भैया, फौरन पीछा करो उनका और बचाओ मेरी औरत को। ऐसी बात है तो तुम ही जाओ ना बचाने उसको। देखते नहीं मेरी बैसाखियां, मैं तुम्हारे जैसा भला चंगा होता तो भाग कर उन गुंडों की कार के पीछे लटक जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम और तुम्हारी औरत इस सुनसान जगह में आए क्यों? हाँ? और वो भी इस समय? कैसे कहूँ साहब, हम ठहरे मजदूर लोग, रोजाना मजदूरी किए बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता। आज किस्मत से पास के गांव में मजदूरी मिली, घर वापस लौटे लौटे इतनी देर हुई, मगर क्या आप बाबू लोग मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं भाई, हम नहीं पड़ते इस चक्कर में। अच्छा होगा अगर तुम पुलिस वालों को खबर करो। साहब काहे को गरीब से दिल लगी करते हो, पुलिस थाना क्या यहाँ नजदीक है, और उधर मेरी घरवाली का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। अरे बाबा हमें क्या मालूम वो लोग तुम्हारी घरवाली को कहाँ ले गए हैं। पहले तुम जाकर पुलिस थाने में रपट लिखवाओ, अभी वक्त है, पुलिस वाले उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। साहब पाँव पकड़ता हूँ मैं तुम्हारे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे बाबा हमें इस लफड़े में क्यों फंसाते हो? क्या पता वो लोग चाकू छुरों से लैस हो। हाँ? उनके साथ खिट खिट में कुछ ऐसी वैसी बात हुई तो। तुम इंसान हो या पत्थर, जब तुम आए तो मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली, मगर तुम्हारा ऐसा ठंडा व्यवहार देख। अरे तो क्या तुम्हारी घरवाली के पीछे हम अपनी जान खतरे में डाल लें? अरे जिस दुर्घटना से हमारा कोई वास्ता नहीं, उसमें हाथ डाल के खाली पीली लफड़ा कौन मोल लेगा? क्या कह रहे हो? मान लो मेरी औरत की जगह तुम्हारी औरत होती तो। मेरी औरत होती तो? मेरी औरत होती तो? मेरी औरत होती तो? अरुणा मेरी देखी पर छह तक मत छूना। आखिर क्यों? तुम मेरी पत्नी हो? नहीं थी। मतलब अब तुम मेरी पत्नी नहीं? मतलब तुम्हारी पत्नी कहलाने में अब मुझे शर्म लगती है। मगर क्यों? छोड़ो सबको। लेकिन तुम कुछ कहो तो सही अरुणा, बोलो बोलो अरुणा। अब बोलने के लिए रहा ही क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया है। अरु अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है हमारे सामने। हाँ सारी जिंदगी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। तुम्हारा मतलब? मैं अपने भैया के आने की राह देख रही हूँ, आखिरी बार उनको देखने की इच्छा है मेरे मन में। अखिली आखिरी बार से मतलब? देखो कोई ऐसा वैसा मनहूस ख्याल दिन में मत लाना, और जान देने की बात तो बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें अपना जीवन समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उल्टा कह रहे हैं, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कहती हो? दूसरा कोई विचार मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता। मैं एक बार तुम्हें कह चुका हूँ अरुणा, भूल जाओ इन सब बातों को, भूल जाओ। भूलने की कोशिश करने पर वो बातें और ज्यादा याद आती हैं। उन दुष्टों के हाथों का स्पर्श का ध्यान आते ही घृणा आती है मुझे अपने आप से। अब मैं इस दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊं अपना? इस दुनिया में रहना है तो मुखौटे धारण करने पड़ेंगे। इस दुनिया में रहना हो तब ना, मगर मैं अपने ही घर में कौन सा मुखौटा पहनूं? अब मैं इस घर में क्यों रहूं? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और किरण की माँ हो। लेकिन वो अरुणा उसी पल मर गई जब उन गुंडों के सामने उसने अपनी बलि चढ़ा दी। अब तुम्हें हम दोनों के लिए जिंदा रहना जरूरी है। नहीं, तुम्हारी पत्नी के नाते या किरण की माँ के रूप में अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। क्यों नहीं? मुझे नफरत हो गई अपने आप से, अपने इस कलंकित शरीर से। ओ, शरीर तुम्हें इसके सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। पवित्रता की तुम्हारी कल्पना बड़ी अजीब सी है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर को नहीं। मैं मन से तुम्हारे संग रहूंगी, इस नाशवान तन त्याग देने के बाद भी। नहीं अरुणा ऐसी बातें न करो। मैंने अन्ना साहब और किरण को क्यों भेज दिया? काश मैं उन्हें यहीं रोक लेता। उन्हें आपने भिजवा दिया, ये ठीक ही किया है। अन्ना साहब की बहू बनके, इस घर की लक्ष्मी बनके अब मैं कैसे रहूं इस घर में? कौन? आइए, दरवाजा खुला है।
अरे भाई अनिकेत, क्या बात है? ओ भाई साहब नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। सब कुशल तो है, मुझे तार देकर क्यों बुलाया? वो आप बैठिए तो मैं सब बताता हूँ। अब बैठता हूँ। तुम्हारे पास 10 रुपए के छुट्टे हैं क्या? बाहर वो रिक्शा वाला खड़ा है। आप रखिए नोट अपने पास, मैं रिक्शा वाले को पैसे देता हूँ। अच्छा, क्यों रिया रू? क्या बात है? कुछ नहीं भैया, तुम्हें देखने की लालसा थी। माँ के बाद तुम्ही ने मुझे माँ की ममता दी। पगली भैया, मुझसे जाने अनजाने में एक भूल या गलती हुई हो तो माफी मांगती हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? भाई साहब अब आप ही समझाइए ना इसे। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तार देकर मुझे फौरन क्यों बुलाया गया, बताओ तो सही। सब बताता हूँ भाई साहब। हुआ ये कि परसों रात हम लोग लेट नाइट शो देकर घर वापस लौट रहे थे, मैं और अरू। रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया और ओहो, ऐसा हादसा हुआ। कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी दुर्घटना होगी। प्रभु की कृपा है, तुम लोग सकुशल हो। और देखिए भाई साहब, ये अपनी जान देने पर तुली हुई है। अरे ये क्या पागलपन है? जो नहीं होना चाहिए था अरू, वो हुआ, लेकिन उसके लिए अब जान देने से क्या फायदा? नहीं भैया, अब मुझ में जीने की इच्छा नहीं रही। भाई साहब आप जरा अरू को समझाइए। मैं अभी अन्ना साहब को फोन करके किरण के साथ वापस बुलवाता। अच्छा, जरा शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं। तुम्हें कम से कम किरण का तो ख्याल रखना है, उसे लिखा पढ़ा कर बड़ा करना है तुम्हें। मुझे? हाँ। मैं अब उसकी माँ के रूप में उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ भैया? मैं खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकी, उसकी रक्षा कैसे कर सकती हूँ? अरे जरा शांति से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मैं अनिकेत की पत्नी और किरण की माँ बनकर अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें इस घर में नहीं रहना हो तो मत रहो, मेरे घर चलो। अपनी बहन के लिए मैं किसी की बहन नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ नहीं। मैं हूँ सिर्फ एक लाश, जिंदा लाश। अरे ये अचानक कहाँ चल दी? स्नान करने। स्नान? और इस कड़ाके की सर्दी में? स्नान करना जरूरी है भैया। मैं अपने शरीर का कण कण पवित्र करना चाहती हूँ। हाँ। भाई साहब। कहो अनिकेत, फोन मिला? हाँ। कब आ रहे हैं किरण और अन्ना? पहली गाड़ी से चल रहे हैं वो लोग। चलो अच्छा हुआ, किरण से भी मुलाकात हो जाएगी, बहुत दिनों से उसे देखा नहीं था। मगर भाई साहब वो अरुणा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई वो? कह के गई थी स्नान करके आती हूँ। स्नान? इस समय? ये स्नान का कौन सा समय है? अरे उधर नहीं अनिकेत, इधर वाले बाथरूम में गई है वो। क्या कहा? इधर वाले बाथरूम को तो हम साल भर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई साहब। क्या? हाँ, उसमें तो हमने किचन का सामान रखा हुआ है, राशन, केरोसिन, अखबार के ओह नो, नहीं, ये नहीं हो सकता। अरुणा, अरुणा, दरवाजा खोलो, अरुणा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, इजाजत नहीं देती है। अरुणा प्लीज, अरुणा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरुणा, अरुणा दरवाजा खोलो प्लीज। मेरी औरत होती तो मेरी औरत होती तो मेरी औरत होती तो नहीं आनंद, अगर हमने पुलिस वालों को खबर कर दी तो वो जिंदा नहीं बच सकती। ऐसी धमकी दी है उन्होंने। तुम भी घूंचू हो प्रकाश, उनकी धमकियों से डरकर काम कैसे चलेगा? उल्टे पुलिस वालों को फौरन खबर कर देनी चाहिए, वो जरूर भाभी जी को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। देखो, ये दुर्घटना हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। वो बदमाश कार में सवार होकर तेज रफ्तार से कहां भाग गए हों, पुलिस वालों को क्या मालूम? अरे कार की सुराग से बिल्कुल पता लग सकता है। नहीं आनंद, वो मुमकिन नहीं है। उन गुंडों ने कार कहीं दूर घुप अंधेरे में खड़ी कर दी थी। कार का नंबर तक देखना मुश्किल था। हाँ, कार का रंग सफेद नहीं था, इतना ही मैं बता सकता हूँ। इसके आधार पर उन्हें खोजना। लेकिन प्रकाश, कुछ तो हाथ पैर हिलाने चाहिए।
इस तरह खड़े खड़े? नहीं आनंद नहीं, सारे शहर में इस दुर्घटना की खबर फैलाने से कोई लाभ नहीं। बदनामी के डर से हाथ पर हाथ धरकर बैठना क्या ठीक है? क्या हम उन दुष्टों को मनमानी करने दें? नहीं प्रकाश, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। सही है, मगर हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारी पहुंच बहुत दूर नहीं है। और रह रहकर मुझे उनकी वो धमकी याद आ रही है। हम लोगों ने पुलिस वालों को खबर कर दी और उन्होंने तुम्हारी भाभी की जान ले ली। तो नहीं आनंद नहीं, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। मान लो तुमने पुलिस वालों को खबर नहीं दी, तो भी वो भाभी को जिंदा छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? आनंद, सॉरी प्रकाश, लेकिन हमें कुछ कोशिश तो जरूर करनी पड़ेगी ना। देखो, तुम अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती तो मैं खुद जाकर खबर कर देगा। नहीं आनंद, देखो तुम्हें मेरी कसम, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो। मैं खतरा मोल लेना नहीं चाहता भैया। कमाल है, यू आर द लिमिट। अब क्या कहूं तुम्हारे सामने? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठता। भगवान करे किसी दुश्मन को भी ये दिन ना देखना पड़े। सच्ची, तुम मेरी जगह होते तो खामोश ही रहते, बिल्कुल खामोश। अरे भाभी जी, बीना तुम? ठहरो वहीं, मेरे पास मत आओ। बीना, भाभी जी आप ठीक तो है ना? जिंदा दिखाई दे रही हूं ना आपको? बीना, पहले तुम जरा आराम से बैठो तो सही। तुमने अब तक वही तो किया। यहाँ आराम से बैठते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? आखिरी लम्हे तक मैं सोचती रही तुम आओगे और गुंडों के चंगुल से मुझे छुड़ाओगे, मगर तुम यहाँ सिर्फ बैठे बैठे। भाभी जी आप जरा शांति से बैठिए, बताइए क्या हुआ? क्या बताओ आनंद जी, और बताऊं भी तो कैसे? उन बदमाशों ने मेरी आंखों पर पट्टी जो बांध रखी थी। तो उनका ठौर ठिकाना मालूम होना और भी मुश्किल हुआ। कार का नंबर तो नोट करना था। कार का नंबर? मैं भाभी जी आप दोनों मेरे घर चले। नहीं, यही ठीक है। भाभी जी, मीना मेरे यहाँ है, आपके आने की राह देख रही है, लगातार रो रही है बेचारी। रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? अपने पापा का ऐसा आदर्श जो उसके सामने है। तो मुझे क्या करना चाहिए था बीना? अच्छा, वो मैं आपको बताऊं? प्रकाश, फिजूल की बहस में मत पड़ो। मैं चलता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा, तब ठंडे दिमाग से सोचेंगे। भाभी जी, मैं आपकी कुछ मदद। रहने दीजिए, ठीक समय पर जिनसे मदद की उम्मीद थी वही धोखा दे गए तो फिर औरों से भी। बीना, तुम होश में तो हो? प्रकाश, डोंट बी एक्साइटेड। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूं। आप मीना की चिंता मत कीजिएगा, वो सरला के साथ हो जाएगी। ठहरो बीना, तुम कहां चल दी? मेरा बैग भीतर रखा है ना। लेकिन बैग की क्या जरूरत है अब तुम्हें? मैं जा रही हूँ पिताजी के यहाँ। जरा सुनो तो सही। बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी बातें। तुम क्या कहने वाले हो मुझे मालूम है। तुम कुछ करके दिखलाते तो मुझे 1000 गुना अच्छा लगता। मैं भला क्या कर सकता था? तुम्हें वो लोग उठा के ले गए, तुम उनके साथ रही, फिर भी कुछ नहीं बता सकती। तब भला मैं पुलिस वालों से जाकर क्या कहता? मैं कहां तुम्हारी तलाश करता? तुम्हें मेरा आता पता मिलता न मिलता, लेकिन तुमने मेरी तलाश की कोशिश की, इस बात का संतोष तो मिलता मुझे। लेकिन वो संतोष बहुत महंगा पड़ता हमें। तुम्हारी जान की कीमत चुकानी पड़ती हमें। तुम भूल गई उन्होंने क्या धमकी दी थी? लेकिन मुझे जो बर्दाश्त करना पड़ा उससे तो मर जाना कहीं अच्छा था। देखो बीना, ठंडे दिमाग से सोचो। अब जो हो गया तो हो गया, दूसरा चारा ही क्या है? अभी हमें जिंदगी का लंबा सफर तय करना है एक साथ। एक साथ? हाँ। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? क्यों नहीं, अभी भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही प्यार करता हूँ। करते होगे, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूँ कि नहीं ये मुझे सोचना है। बीना, ये क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। बड़े विश्वास के साथ तुम्हारे हाथ में हाथ दिया था, लेकिन अब मेरा विश्वास उठ गया है तुम पर से। क्या करूं तुम्हारा विश्वास फिर से प्राप्त करने के लिए? बताऊं? हाँ। अभी तुरंत पुलिस वालों के पास चले जाओ, उन गुंडों को ढूंढ निकालो, बदला लो उनसे, और बाद में मेरे पास आओ। तुम अच्छी तरह जानती हो उनका पता लगाना मुश्किल है। उससे सारे शहर में सिर्फ बदनामी होगी और कुछ नहीं होगा। वो होने दो हमारी बला से, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। देखो, इससे हमारी हंसी होगी बीना। मान लो ये शहर छोड़कर हम दूसरे शहर चले भी गए तो वहां मुझे नौकरी मिलेगी ही, इस बात का क्या भरोसा? कितने ठंडे दिमाग से तुम ये सब सोच रहे हो। छी, घिन आ रही है मुझे। नहीं तो क्या शहर भर में ढिंढोरा पीटता फिरूं? ना ना, उसकी कोई जरूरत नहीं। छुपे बैठे रहो अपने आप में।
तुम और तुम्हारी खोखली प्रतिष्ठा मुबारक हो तुम्हें। मैंने सोचा था तुम थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाओगे, लेकिन तुम तो सोचते रहे लोग क्या कहेंगे, दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं। मैं अब भीतर से टूट चुकी हूँ पूरी तरह। अब तुम्हारे साथ एक पल भी रहने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अपनी मीना का तो कुछ ख्याल करो। मैंने सब कुछ सोच लिया है, मैं उसको लाने जा रही हूँ। अरे तुम क्यों जाओगी घर के बाहर? मैं ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, उसे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ रखकर मैं उसे तुम्हारे जैसा नहीं बनाना चाहती। ना बीना ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरा रास्ता छोड़ोगे या नहीं? नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या कर रही हो? इस शीशी में नींद की गोलियां हैं। अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया ना तो मैं सब गोलियां खा लूंगी। हाँ। ना इधर दे दो। नहीं, वो गोलियों की शीशी मैं कहता हूं दे दो। लो, दो। जा रही हो ना? ठीक है, चलो मैं भी चलता हूँ आनंद के घर तक तुम्हारे नहीं साथ। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। किसी से कुछ बचाने को मेरे पास अब रहा ही क्या है? बीना, तुम मेरा जीना मुश्किल कर रही हो। तुम जीने लायक हो ही नहीं। तुम्हारे हाथ में वो गोलियों की शीशी है ना, लो, ले लो सब गोलियां। बीना, मैं गोलियां खा के सचमुच जान दे दूंगा। शौक से, मगर उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तुम्हारे जैसों का काम नहीं है वो। मैं जा रही हूँ। बीना। मेरी औरत होती तो मेरी औरत होती तो देखो, मैंने बाबा साहब को सब कुछ बता दिया है और ये भी बता दिया है कि तुम वापस आ गई हो। उन्होंने कहा है वो जल्दी ही यहाँ आ रहे हैं। यानी अब पुलिस आएगी और मुझे बयान देना होगा? मतलब? वो जगह दिखाने के लिए और उन लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए मुझे पुलिस वालों के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस वाले आएंगे ही कैसे? कैसे? मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी शिकायत दर्ज करने पर पुलिस वाले नहीं आएंगे। उल्टे बाबा साहब की बहू की शिकायत है, इसलिए तमाम पुलिस वाले तुरंत हाजिर होंगे। तुम फोन करो ना। थोड़ा ठहर जाओ, पहले बाबा साहब को आने तो दो। तुम भी कमाल करते हो, जितनी देर करोगे उतना ही उन गुंडों को भागने के लिए और वक्त नहीं मिलेगा। हमें जल्द ही कदम उठाना होगा। ठहरो जरा, बाबा साहब से पूछे बगैर कुछ करना ठीक नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने अभी फोन पर कहा है मेरे आने तक इस बारे में किसी से कुछ भी मत बोलना। और जब उन्होंने ही ऐसा कहा है तो... उन्होंने चाहे जो कुछ कहा हो, मगर तुम्हारा दिल भी तो कुछ कहता होगा ना। तुरंत फोन करने का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आता? आता तो है, लेकिन बाबा साहब क्या कहेंगे? इसका मतलब है बाबा साहब के आदेश के बिना आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं खुद फोन करती हूँ। बाबा साहब की मर्जी के खिलाफ इस घर में आज तक कोई भी बात नहीं हुई। मगर आज तक इस घर में किसी बहू बेटी के साथ बलात्कार भी तो नहीं हुआ है। छोड़ो मेरी राह, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे, लेकिन सुनो तो। मैं खुद फोन करूंगी। सुनो जरा, ऐसा वैसा कुछ मत करो, प्लीज रुको। वो देखो, लगता है बाबा साहब आ गए। सुनो, तुम लोग जरा बाहर गाड़ी में ही बैठो, वक्त पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे। पिताजी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो बदमाश लोग बच ना पाए। आप जल्दी से पुलिस वालों को खबर कर दीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज पिताजी, प्लीज। पुलिस को? वो किस लिए बहू, किस लिए? उन गुंडों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, उन्हें सजा होगी और जरूर होगी, मगर उसके लिए पुलिस वालों की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? मैं आपका मतलब नहीं समझी। देखो बहू, हमने अपने आदमियों को बाहर रोक रखा है। अब हम मामले की सारी जानकारी ले रहे हैं। हम आज ही सब काम का निपटारा कर देंगे। क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, गुंडों के 2 गिरोहों में सिर्फ मारकाट होगी। 1-2 गुंडे मौत के घाट उतर जाएंगे। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। क्यों बहू? क्योंकि गुंडागर्दी और अत्याचार को हमें रोकना है, ना कि उन्हें बढ़ावा देना है। आग को हवा देने से आग और भड़केगी। बहू? नहीं पिताजी,
इन बदमाशों को चौराहे पर खुलेआम सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसके बिना ये सबक नहीं सीखेंगे। देखो, उनको सबक ही सिखाना होगा तो किसी और स्त्री के साथ ऐसा होने दो, उस वक्त देखना हम। क्यों उस वक्त क्यों? अब क्यों नहीं? क्या वो स्त्रियां किसी की बहू, बेटी, माँ, बहन या पत्नी नहीं होंगी? बेवकूफी की बातें मत करो बहू। अच्छी तरह याद रखो, लोग तुम्हें जानते हैं दादा साहब की पत्नी के नाते नहीं, बल्कि हमारी बहू के नाते। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा पहला फर्ज हो जाता है। ओहो दादा साहब, तुम्हें इसे समझाओ बेटा। देखो, बाबा साहब की बात जरा सुनो तो सही। अब क्या सुनना बाकी है? तुम लोग इतने दब्बू और कायर क्यों हो? बहू, कायर किसे कहती हो? उन गुंडों को खत्म करने की हिम्मत है हमारे अंदर। तो फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते आप? अब हम तुम्हें कैसे समझाएं? कल अखबारों में खबर छपेगी, बाबा साहब की बहू को गुंडे उठा ले गए, मुकदमा चलेगा, तुम्हें अदालत में बयान देना पड़ेगा। ये सब खबरें लोग अखबारों में चाव से पढ़ेंगे। तुम अपने आप को घर में बंद कर सकती हो, लेकिन हमसे वो नहीं होगा। लोगों की झूठी हमदर्दी और विद्रूप भरी मुस्कुराहटों का सामना हमें करना पड़ेगा। हमें अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपने स्टेटस का ख्याल है। मगर बाबा साहब, जो कुछ इसके साथ हुआ है उसको भी... चुप रहो। जिस बात को तुम समझते नहीं हो उसमें टांग अड़ाने से कोई फायदा नहीं। इन्हें क्यों डांट रहे हैं? इनसे क्या भूल हुई? क्या भूल हुई? एक बार हमारी इमेज खराब हुई और इज्जत गई तो कल को लोग क्या कहेंगे? हमें बड़े बड़े काम करने हैं, वो कैसे होंगे? हमारी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा? अपनी प्रतिष्ठा के सामने आपके लिए अपने खानदान की नैतिक प्रतिष्ठा की कोई कीमत नहीं है? घर के लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है? बहू, जबान संभाल कर बात करो। तुम अपनी मर्यादा से आगे बढ़ के बात कर रही हो। तुम लोग हमारी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी ननद बिमला की शादी तय हो चुकी है। अगले महीने का पहला मुहूर्त देख के बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करनी है हमें। बाला साहब देशमुख का घराना हमारे यहाँ बहुत ऊंचा माना जाता है। उससे संबंध जोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। इन सब बातों पर पानी फिर जाएगा। क्यों पानी फिर जाएगा? अरे, हमारी सरेआम बेइज्जती होने के बाद समधी लोग अपने वचन से मुकर गए तो? आश्चर्य है, आपके घर की लक्ष्मी के साथ ये दुर्घटना हुई है और आप लोग बेशर्मी से चुप बैठे हैं। हमारे बारे में ऐसे शब्द बोलने वालों की जुबान काट लेने की हिम्मत रखते हैं हम। तुम्हारे शरीर को छूने वाले कल इस दुनिया में जिंदा दिखाई नहीं देंगे। नहीं बाबा साहब, नहीं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बहू, इस घर में अब भी हमारा ही हुक्म चलता है। हमारी मर्जी के खिलाफ इस घर में कुछ नहीं होगा। आज से तुम्हारा किसी से मिलना जुलना और घर से बाहर निकलना एकदम बंद। ठीक है, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते, ना सही, मैं चली जाती हूँ अपने मामा जी के यहाँ। वो भी इस शहर के इज्जतदार नामवर आदमी हैं। वो करेंगे इस मामले में मेरी मदद। वो खूब करेंगे तुम्हारी मदद। जानती तो हो, इस शहर की पॉलिटिक्स में वो हमारे विरोधी हैं। बहू, तुम्हें हमारा कहना मानना ही पड़ेगा। बाबा साहब, आपका कहना मैं जरूर मानती, अगर मैं आपकी बहू होती तो। मतलब? आपकी बहू उसी समय मर चुकी जब पराये पुरुषों ने उसे कलंकित किया। अब न मैं किसी की बहू हूं, न ही किसी की पत्नी। अब मैंने जो ठान लिया है वो मैं करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर से सोच लो। सोच लिया, भले ही मेरे प्राण चले जाए, मैं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाऊंगी, खामोश नहीं रहूंगी मैं। मगर बाबा साहब, वो जो कह रही है उसमें भी सच्चाई। हमने कब इनकार किया है बेटे, मगर उसकी बदनसीबी है कि वो हमारी बहू है और हमारे सामने है हमारी अपनी इज्जत, हमारा नाम, हमारा भविष्य, सत्ता प्राप्त करने का सुनहरा मौका। वो सब ठीक है, मगर अब करें क्या? देखो दादा साहब, हम तुम्हारी पत्नी से ज्यादा जिद्दी हैं। जो सुनहरा मौका हमें मिल रहा है, हम उसे हाथ से हरगिज नहीं गंवा सकते। मगर बाबा साहब, अब दूसरा रास्ता क्या है? अब एक ही रास्ता है, बहू रानी खुद ही बता चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या कहा था, याद है ना? भले ही मेरे प्राण चले जाएं, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। नहीं नहीं, एक बात अच्छी तरह याद रखो,
तुम्हारी घरवाली पर तुमसे भी ज्यादा हमारा अधिकार है, क्योंकि इस घर से रिश्ता जोड़ने वालों ने तुम्हारी पत्नी से कहीं ज्यादा बाबा साहब की बहू बनाकर उसे भेजा है। इसीलिए हमारा हुक्म तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अब दूसरा कोई चारा नहीं। जाओ, हमने जो कुछ कहा है करो। जी जी। बाबा साहब, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाओ। हेलो, कौन? पीए? हाँ हाँ, हम ही बोल रहे हैं। सुनो, अखबार वालों को फौरन कांटेक्ट करो, एक बुरी खबर है। हमारी बहू अपने कमरे में सोई थी, सवेरे उसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर हमारे सपूत दादा साहब दरवाजा तोड़कर उसके कमरे में दाखिल हुए और देखा शी इज डेड। हाँ हाँ हाँ, शायद हार्ट अटैक था। सभी अखबारों में तुरंत खबर दे दो, कल सुबह 9 बजे हमारे आवास से उनकी शव यात्रा निकलेगी। हाँ हाँ, शव यात्रा का सारा इंतजाम आपके जिम्मे है। और सुनो, कल के हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। नहीं नहीं, सिर्फ कल के लिए। परसों से सभी कार्यक्रम बाकायदा जारी रहेंगे। ओके। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये नहीं हो सकता। चलो उसे बचाने के लिए, वरना वो अपनी जान दे देगी शायद। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर हम नहीं गए तो इस बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। देखो, हम 3 हैं और वो सिर्फ 2, इसलिए कहता हूँ बिल्कुल मत घबराओ। चलो जल्दी। चलो, ठीक है। देखो बाबा, हाँ, तुम मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठो। अरे चलो चलो, जल्दी करो बाबा। अच्छा भैया, चलो मुझे सहारा दो। हाँ लो, चलो जल्दी चलो, आओ। आघात। अभी आपने श्री कुमार देशमुख के मराठी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री इंद्र पवार ने किया। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री B.L. टंडन, सुरेंद्र सेठी, नीरज शर्मा, गणेश सेठ, अश्वनी कुमार, B.S. भटनागर, K.S. पंवार, सुनीति कोहली, सुचित्रा गुप्ता और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।